Good afternoon, everyone. The moment you say yes, we'll start. Good. तो पिछली बार हम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया पढ़ रहे थे. Business income would be accrued in India if you have a business connection in India. Business connection in India common sense में क्या होता है ये अपन ने पढ़ना चालू किया था. Common sense में business connection क्या होता है? Common sense business connection, there has to be a business in India and there should be a connection in India. If you have a business connection in India, then the income would be accrued in India. Business income would be accrued in India. To have a business connection in India, you need to have a business in India. When do you say there is a business in India? जब आप regularly इंडिया में गुड्स बेचते हो with a profit motive, तब हम कहेंगे that there is a business in India. Second thing is there should be a connection in India. So when do you say that there is a connection in India? To have a connection in India, you should have the connection with the soil of India. That is, you should actually have a physical setup in India, like a branch in India or a office, factory, godown, server in India. A regular setup in India should exist to have a connection in India which shows your permanence. So we said that business connection in India common sense में regularly India में business करना है through a branch, office, factory, godown, setup, warehouse, etc. That is what is a business connection in India in the common sense. फिर सवाल ये आया कि इनकम टैक्स में तीन तरह के एजेंट होना भी बिजनेस कनेक्शन है. तो हमने पढ़ा यस, टू हैव अ पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट इन इंडिया, यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट होना बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है. और उसके अलावा C&F एजेंट होना इंडिया में बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है. उसके अलावा सोल सेलिंग एजेंट इन इंडिया होना इज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. तो इंडिया में तीन में से कोई प्रकार का एजेंट होना बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है. जनरली इंडिया में एजेंट होना बिजनेस कनेक्शन नहीं है, पर ये तीन में से अगर किसी प्रकार का बिजनेस कनेक्शन है, तीन में से किसी प्रकार का एजेंट है, यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. फिर हमने ये पढ़ा था बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एक्सक्लूड्स. बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एक्सक्लूड्स. तो उसमें ये पहला पॉइंट था जो बहुत ही सिंपल था. हैविंग अ जनरल कमीशन एजेंट इन इंडिया इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. Having a general commission agent in India is not a business connection in India. India में ऐसा agent who is independent, तो अपनी activities करता है in ordinary course of business and he does not act on behalf of the non-resident. अगर कोई independent सा agent है, तो having such an agent in India is not a business connection in India. That is what we studied. फिर उसके बाद अब अगला segment आया, that is section 9. सेक्शन 9 में फिर फर्दर लिखा हुआ है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एक्सक्लूड्स. अब यहां पर मैंने कहा था आपको कल की तीन इंडस्ट्रीज की बात कही गई और ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो दिया गया है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ प्रोविजन दिया गया है. पहला है नॉन रेसिडेंट न्यूज एजेंसी से संबंधित. एंड यस्टरडे आई टुक द एग्जांपल कि मान लो कोई न्यूज एजेंसी है और वो इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करती है. बाहर की कोई कंपनी है लाइक BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स, वो दुनिया भर में न्यूज़ पब्लिश करते हैं और दुनिया भर में न्यूज़ पब्लिश करने के लिए इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं. तो अभी इंडिया में उनका एक एजेंट है जो उनको रेगुलरली न्यूज़ सप्लाई करता है. क्या इंडिया में ऐसा एजेंट होना इज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया? दैट वाज द क्वेश्चन.
तो उसका जवाब उन्होंने लॉ में एग्जम्पशन के रूप में दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर कोई फॉरेन फॉरेन न्यूज़ पेपर, न्यूज़ चैनल, ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ एजेंसी, उनका इंडिया में कोई न्यूज़ एजेंसी है, तो मियरली हैविंग अ न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। इस न्यूज़ को दुनिया भर में दिखाकर जो इनकम कमाएंगे, दैट इनकम वुड नॉट बी अक्रूड। पर इस इनकम को, इस न्यूज़ को इंडिया में दिखाकर वो जो इनकम कमाएंगे, to that extent the income would be accrued in India. That is what was the first of the points of exemption. यहाँ पर business connection नहीं है, मतलब income would not be accrued in India. अब ऐसे दो और exemption दिए गए हैं। अभी ये exemption न्यूज़ इंडस्ट्री से संबंधित था, अब ऐसा ही मिलता जुलता एक exemption सिनेमा इंडस्ट्री से संबंधित। तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन हाउस की। नाउ वी नो इंडिया में अभी क्या है कि फिल्म प्रोडक्शन जो है, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, फिल्म स्टूडियोज़ हैं अच्छे, और इंडिया में बहुत सस्ता है। इंडिया में वही VFX जो दिए जाते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं, और ऑलमोस्ट राइट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं वो। तो इंडिया में कोई भी फिल्म प्रोडक्शन का काम सस्ता है। यहाँ पर एनिमेशन आर्टिस्ट है, यहाँ पर जो भी एडिटिंग वाले लोग हैं, वो सब सस्ते में, लेबर सस्ता है यहाँ पर, तो एट अ लोअर कॉस्ट फिल्म प्रोडक्शन कैन बी डन। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए ऐसी बात रखी गई, फॉरेन की कोई फिल्म प्रोडक्शन कंपनी आती है, मान लो अभी डिज्नी या पैरामाउंट या कोई भी फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी आती है, और वो इंडिया में आकर एक मूवी की शूटिंग करते हैं। उन्होंने एक बड़ा सा सेट लगा दिया, और वो सेट 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक वो सेट लगा रहेगा, जहाँ पर शूटिंग होती रहेगी। एंड नाउ उन्होंने इंडिया में फिल्म प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन वॉज डन इन इंडिया, एंड देयर वॉज अ सेटअप, दैट सेट वॉज देयर, जहाँ पर 1 साल 6 महीने तक शूटिंग चलेगी। अब ये जो मूवी बनाई जाएगी, इसको दुनिया भर में दिखाया जाएगा। थिंक अबाउट इट, अभी स्टार वॉर्स है या एवेंजर्स है का अगला फ्रेंचाइज इंडिया में शूट होने वाला है, कि वो भोजपुर में जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने एक सेट लगा दिया, और वहाँ पर उसको पूरी मूवी को शूट कर रहे हैं। अब हुआ ये कि ये जो मूवी इंडिया में शूट की जाएगी, इसको दुनिया भर में दिखाया जाएगा, राइट, दैट वुड बी प्रीमियर अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी सवाल ये है कि इसको दुनिया भर में दिखा के जो इनकम होगी, वेदर दैट इनकम वुड बी अक्रूड इन इंडिया, दैट इज द क्वेश्चन। इनकम टैक्स वाले शायद ये कह देते कि देखो, आपका इंडिया में एक सेटअप है, एक सेट आपने लगाया जो 6 महीने साल भर तक रहेगा, तो यू हैव अ सेटअप इन इंडिया, इट शोज योर परमानेंस, और इसी के जरिए आपने जो इनकम कमाई है वो कमाई है। दुनिया भर में इस मूवी को दिखाकर जो दैट इनकम अक्रूड इन इंडिया, ऐसा इनकम टैक्स वाले शायद कह सकते। अगर वो कहते तो फिर दुनिया भर की इनकम टैक्सेबल होने की बात आती, तो इतना अच्छा नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं आ सकता था, फॉरेनर्स आकर यहाँ मूवी नहीं शूट कर। तो उन्होंने एक एनकरेजमेंट दिया, और उन्होंने लिख दिया कि अगर कोई फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, दैट फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुड बी अ फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन। ये फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन हाउस मियरली इंडिया में आकर अगर मूवी, तो इंडिया में आकर मूवी करने से इनकम वुड नॉट बी अक्रूड। इस मूवी को दुनिया भर में दिखाकर जो इनकम होगी, दैट इनकम वुड नॉट बी अक्रूड इन इंडिया, एक्सेप्ट इंडिया में दिखाकर जो इनकम होगी, टू दैट एक्सटेंड द इनकम वुड बी इन इंडिया। तो इसी मूवी को वो US, UK, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, उन देशों में दिखाए, इनकम वुड नॉट बी अक्रूड। ओनली व्हाट विल हैपन इज, अगर उस मूवी को इंडिया में दिखाया जाएगा, टू दैट एक्सटेंड द इनकम वुड बी अक्रूड इन इंडिया, ये जरूर से उन्होंने लिखा है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि ये एग्जम्पशन अभी है जब आप फॉरेन फिल्म, व्हाट इज अ फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन हाउस, तो उनका ये कहना है
अगर वो इंडिविजुअल है, मान लो फिल्म प्रोड्यूसर कोई इंडिविजुअल, तो दैट पर्सन शुड नॉट ओनली बी अ नॉन रेसिडेंट बट ही शुड ऑल्सो बी अ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं तो क्या होता है, इंडियन प्रोड्यूसर्स थोड़े समय इंडिया के बाहर रह लेते, का स्टे इंडिया में 60 डेज से कम कर लेते, 120 180 जितना भी डेज है उससे कम कर लेते, और कहते साहब हम तो नॉन रेसिडेंट है, हमारी मूवी इज अ फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन मूवी। तो उनका क्या आर्ग्यूमेंट को खत्म करने, उन्होंने लॉ में लिखा है कि अगर वो इंडिविजुअल है, ही शुड बी अ नॉन रेसिडेंट एज वेल एज अ नॉन सिटीजन। अगर ये फिल्म प्रोडक्शन हाउस कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, तो इसके सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स शुड बी अ नॉन रेसिडेंट एंड अ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर ये कंपनी है तो इसके सारे शेयर होल्डर शुड बी अ नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। बेसिकली दे वांट टू एलिमिनेट इंडियन सिटीजन्स भी बाहर जाकर रह के ये क्लेम करें कि साहब हम भी फॉरेन फिल्म, दैट इज व्हाट दे वांट टू एलिमिनेट। नहीं तो अभी पहले ऐसा हुआ था एक्चुअली, happens 20-25 years back, जब ये एग्जाम्शन आया था, तब अमिताभ बच्चन थे और उनने एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया था, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एबीसीएल कंपनी थी। अब मिस्टर अमिताभ बच्चन का कहना था कि हम जो मूवीज बना रहे हैं, बहुत ही क्लासिकल मूवीज, और जैसे कि सूर्यवंशम और लाल बादशाह ऐसे, तो आप सबने देखी हैं। तो अभी क्या हुआ कि व्हाट हैपेंड इज कि उनका कहना था बिकॉज हिज स्टे वाज लेस देन दैट 180 डेज एक्सेट्रा, तो ही सेड दैट आई एम अ नॉन रेसिडेंट, तो मैंने जो ये मूवी बनाई है इसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल, केवल इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, बिकॉज दिस इज अ नॉन रेसिडेंट फिल्म प्रोड्यूसर, एंड बिकॉज नॉन रेसिडेंट हूं मैं, इसलिए मुझे एग्जाम्शन मिला। उस समय की बात है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर नॉन रेसिडेंट के साथ लिख दिया नॉन सिटीजन, यू यू विल गेट द एग्जाम्शन इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट एज वेल एज अ नॉन सिटीजन। तो खैर अभी का कानून तो अपने सामने है, क्लियर है, आप देख सकते हैं उसको अपेरेंटली। अगर कोई नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन प्रोडक्शन हाउस है जो इंडिया में मूवी है, दुनिया भर में उस मूवी को दिखाकर जो इनकम होती है दैट वुड नॉट बी अक्रूड इन इंडिया, बट डेफिनेटली इंडिया में दिखाकर जो इनकम होती है, टू दैट एक्सटेंट द इनकम वुड बी इन इंडिया। दैट इज द प्रिंसिपल भी। ना उसके बाद अब तीसरा एग्जाम्शन पर आते हैं। तीसरा एग्जाम्शन करता है विद डायमंड इंडस्ट्री। अभी आप सबको पता होगा शायद, वो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, न्यूज इंडस्ट्री, फिर अपन ने बात किया अभी सिनेमा इंडस्ट्री, अब अपन बात कर रहे हैं डायमंड इंडस्ट्री। तो डायमंड इंडस्ट्री के केस में यू मस्ट बी अवेयर कि इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर डायमंड लेबर। इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यहाँ पर डायमंड का लेबर का काम होता है। लोग क्या करते हैं, सूरत का नाम आपने कभी सुना, सूरत इज वेरी फेमस फॉर इट। सूरत में व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग डायमंड, रॉ डायमंड को इंपोर्ट करते हैं, रॉ अनकट अनफिनिश्ड डायमंड को इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में तो इतनी माइंस नहीं है डायमंड की, एक आध दो कोई माइन कभी रही होंगी, हीरा पन्ना माइंस, बाकी इंडिया में इतना माइनिंग नहीं है डायमंड की। मेनली हम लोग साउथ अफ्रीका और इन देशों से इंपोर्ट करते हैं। अब हमने रॉ एंड अनकट डायमंड को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद उससे उसको कट किया, पॉलिशिंग किया, फिनिशिंग किया, जो भी उसको प्रोसेस करना है, उसको ज्वेलरी में एम्बेड किया, और वो सब करके तो हमारा फाइनल डायमंड ज्वेलरी है वो हमने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट। दिस इज व्हाट द ट्रेडर्स डू, जो वहां पर अभी सूरत वगैरह पे हैं। अभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े माइनर्स होते हैं, साउथ अफ्रीका की कोई माइनिंग कंपनी, वो साउथ अफ्रीका की माइनिंग कंपनी क्या करती है, वो इंडिया में एग्जीबिशंस लगाती रहती, उनको जो भी उनके पास डायमंड है वो सेल करना है, तो रेगुलरली वो एग्जीबिशंस लगाते हैं कि साहब ये हमारा डायमंड है, हमारे पास इसका साइज ये है, इसका जो भी उनके कैरेट्स इतने हैं या स्पेक्ट्रम ऐसा जा रहा है, जो भी उनके पैरामीटर्स होते हैं के बेसिस वो डिस्प्ले करते हैं एग्जीबिशन।
और बेचते हैं अलग अलग प्राइसिंग में, रॉ डायमंड बेचते हैं। अब ये एग्जीबिशन इंडिया में होती है और हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अक्रॉस द ईयर होती है। साउथ अफ्रीका के ट्रेडर्स हैं, कंपनी साल भर 8-10 महीने के लोग आते हैं इंडिया में डायमंड को डिस्प्ले करते हैं, और इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो अब उनका एक सेटअप हो गया इंडिया में, ऑलमोस्ट साल के 8-10 महीने इंडिया में दे आर डिस्प्लेइंग द डायमंड्स, तो इट्स लाइक अ सेटअप इन इंडिया। तो क्या इस पर इंडिया में टैक्स लगेगा? हमारा असेसी यहाँ पर वो साउथ अफ्रीका के माइनिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में रॉ एंड अनकट डायमंड को डिस्प्ले कर रही। क्या उन साउथ अफ्रीकन कंपनीज पर या क्या उस फॉरेन कंपनी या उस फॉरेन एंटिटी पर टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यू हैव अ रेगुलर सेटअप इन इंडिया थ्रू विच यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया, तो आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। दिस में बी अ डिस्करेजमेंट फॉर देम टू कम टू इंडिया। को लगेगा अभी इंडिया में एग्जीबिशन लगाओ तो टैक्स लगने की बात आती, ये गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स में एक एग्जम्पशन दिया है, और इनकम टैक्स में उन्होंने लिख दिया, क्लियरली लिख दिया कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट रॉ एंड अनकट डायमंड का डिस्प्ले करता है इंडिया में, उसकी एग्जीबिशंस लगाता है इंडिया में, तो मियरली इंडिया में एग्जीबिशन लगाने से दे डोंट हैव अ बिजनेस कनेक्शन इंडिया। पर ये एग्जीबिशन ऐसा नहीं कि कहीं भी इंडिया में लगा दो, उन्होंने डायमंड के जोन्स बनाए हैं। जैसे आपने सुना होगा SEZ होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, तो ऐसे ही डायमंड के भी पार्क्स हैं, डायमंड पार्क्स हैं। जैसे एक उन्होंने मुंबई में बनाया, मैंने उसका एग्जांपल दिया है, नोटिफाइड स्पेसिफाइड जोन है, एंड राइट यू विल सी द नेम देयर, बॉम्बे बोर्स ऐसा कुछ नाम लिखा होगा शायद, भारत बोर्स, तो भारत बोर्स करके वो है जिसका नाम लिखा हुआ। तो उनका ये कहना है कि ये एग्जीबिशन आप वहां पे लगाओ, तब हम आपको एग्जम्प्ट कर दें। तो नॉन रेसिडेंट अगर रॉ एंड अनकट डायमंड का इंडिया में डिस्प्ले करता है इन अ स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन लाइक भारत बोर्ड्स, तो फिर नियरली डिस्प्लेइंग दैट इन इंडिया नॉट बी अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, राइट? अनलेस यू डू समथिंग मोर, यू डोंट हैव अ बिजनेस इन इंडिया। तो ये एक अगला एग्जम्पशन दिया है। अभी 3 इंडस्ट्री को एग्जम्पशन है, न्यूज इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री एंड डायमंड इंडस्ट्री, उससे संबंधित एग्जम्पशन है जो अपने सामने है। तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ठीक है, जो दिए गए हैं। तो अब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया क्या है हमको पता है, इंडिया में ऑफिस होना, फैक्ट्री होना, गोडाउन होना, ब्रांच होना इज अ बिजनेस कनेक्शन इन। उसके अलावा हमने ये कहा कि एजेंट होना भी बिजनेस कनेक्शन है 3 के से। इफ यू हैव अ C&F एजेंट, if you have a power of attorney agent, and if you have a soul selling agent, you have a business connection in India, ये हमने कहा। However, जनरल कमीशन एजेंट होना बिजनेस कनेक्शन है, और 3 खास एग्जम्पशन है 3 इंडस्ट्रीज, डायमंड, सिनेमा एंड न्यूज एजेंट। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब एक आखिरी सेगमेंट और बचा, और वो है प्रिंसिपल ऑफ अपोर्शन। अभी यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट्स आर ऑलवेज हाईलाइटेड विद ग्रीन कलर इन। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये अमेंडमेंट है, और इसी कारण से अपन इसको पढ़ रहे हैं। इसके सामने अपन लिख लेंगे JFR, जस्ट फॉर रेफरेंस। अपन किताब में कई जगह पे लिखने वाले, जस्ट फॉर रेफरेंस, पढ़ो भूल जाओ, ठीक है? इसको रटना मत एग्जाम के लिए। कंसेप्ट अपने आप में एक अलग ही लेवल का कंसेप्ट है, तो ये इंटर लेवल पे कैन नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एग्जाम्स। एग्जाम्स में आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना, ठीक है? नहीं आए तो मैं कहूंगा कि देखो मैंने कहा था, नहीं आता है, आ जाए तो मैं तो पढ़ा ही रहूं, ठीक है? तो मैं कहूंगा देखो मैंने तो पढ़ाया था। तो मेरी तरफ से बात मैं बता रहा हूं, डोंट ब्लेम मी एनी डे, आई शुड नॉट बी ब्लेम्ड। बाकी कंसेप्ट वाइज अगर आप समझोगे तो कंसेप्ट वाइज इसका रेलेवेंस एग्जाम के लिए वेरी लो प्रायोरिटी, तो ज्यादा ध्यान देने जैसी बात नहीं है। अब आप फिलॉसफी समझो कि क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ पे। इनकम टैक्स में सालों से एक कंसेप्ट चलता है
और वो है कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अपोर्शनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ अपोर्शनमेंट का कंसेप्ट है जो कई सालों से चल रहा है, सेटल्ड है वो एकदम, उसमें कोई कंफ्यूजन। अपोर्शनमेंट का कंसेप्ट समझो, क्या होता है कि मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है, उसको इंडिया में उसकी ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री से इनकम हुई, तो कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल, दैट इज द क्वेश्चन। मान लो टेक एन एग्जांपल, सैमसंग करके एक कोरियन कंपनी, और वो मोबाइल फोन्स बनाती। अब सैमसंग का जो फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री में वो कई सारे पार्ट्स बनाते हैं मोबाइल के, कुछ कोरिया में हैं, कुछ चाइना में, अलग अलग देशों में उनके इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर वो मोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं। एक मोबाइल में 700-800 तरह के अलग अलग पार्ट्स लगते हैं। तो दे आर जस्ट परचेजिंग सम पार्ट्स, दे आर जस्ट मेकिंग सम पार्ट्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज, एंड देन इंडिया में उन सब पार्ट्स को import करके, इंडिया में उनकी एक फैक्ट्री है जिसमें उसको असेंबल करके फाइनल मोबाइल इंडिया में बनाया जाता है। राइट, इंडिया में हम कह सकते हैं असेंबलिंग ज्यादा करते हैं, हो सकता है एक आध पार्ट उसका इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो। तो अब सवाल ये है कि एक फैक्ट्री है इंडिया, दे हैव अ बिजनेस कनेक्शन, इस बिजनेस कनेक्शन में उन्होंने मोबाइल असेंबल किया और बाद में उसको इंडिया में बेच दिया या बाद में एक्सपोर्ट कर दिया, वॉट एवर यू से। अब सवाल ये है, ये मोबाइल बिकता है 55,000 की रेंज में, हाउ मच ऑफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया? क्या पूरे 60,000 की इनकम इंडिया से संबंधित? somebody would say no, and the simple principle is सारा मैन्युफैक्चर इंडिया में थोड़ी, they have just done a part of the manufacture in India, जिसमें हो सकता है एक आध पार्ट्स उन्होंने बनाए हो, असेंबलिंग किया हो, पैकेजिंग किया हो, ब्रांडिंग किया हो। तो हाउ मच ऑफ द इनकम इज accrued in India? Only that much of the income can accrue in India, which can be reasonably attributable to Indian operation, which can be reasonably attributable to operations carried out in proportionate income would be taxable, नॉट द फुल इनकम, क्योंकि पूरे ऑपरेशंस इंडिया में थोड़ी किए उन्होंने, जितने इंडियन ऑपरेशंस हैं उतनी प्रोपोर्शनेट इनकम निकाली जाएगी, एंड दैट इनकम वुड बी अक्रूड इन। अब हर कंपनी ये बहुत मेहनत करती होगी, इंडियन ऑपरेशंस वो आइडेंटिफाई करती होगी और इंडियन ऑपरेशंस के हिसाब से इंडियन प्रॉफिट बनाती। थिंक अबाउट इट, बड़ी मेहनत का काम है कि इंडिया में हमने क्या ऑपरेशंस किए, उसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या रेवेन्यू है। आई डोंट नो, अभी आपने वो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग कॉस्टिंग के चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा, तो वो वाला चैप्टर अपन कह रहे हैं कि वैसा कुछ कंसेप्ट आ जाता है कि हर डिपार्टमेंट का अपने को प्रॉफिट निकालना पड़ता है, इंडियन डिपार्टमेंट्स ने क्या एक्टिविटीज की और उसका कितना प्रॉफिट आएगा, ये सब इवेल्युएट करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम हो जाता है। अब सवाल ये है कि इंडियन ऑपरेशंस जो किए, दैट वुड बी अक्रूड इन इंडिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सेटल्ड है, इसमें और कुछ नहीं है। और इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस हाउ मच ऑफ द ऑपरेशंस वर डन इन इंडिया। उसका कोई स्टैंडर्ड भी नहीं हो सकता है सैमसंग ज्यादा ऑपरेशंस इंडिया में करती हो, Xiaomi कम ऑपरेशंस इंडिया में करती हो, कोई थर्ड कंपनी है वो और कम ऑपरेशंस इंडिया में करती हो। तो इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। देयर इज नो स्टैंडर्ड कि कितने इनकम इंडिया में अक्रू होगी, ऐसा नहीं कह सकते 30% अक्रू होगी या 20%। अब उन्होंने इस साल क्या किया कि कुछ ई कॉमर्स रिलेटेड ऑपरेशंस जो उनको भी मान लिया कि ये इंडिया में की, ये ऑपरेशंस तो इंडिया की साइबर स्पेस में किए जा रहे हैं, पर हम मान लेंगे दैट दोज ऑपरेशंस पर कैरिड आउट इन, ऐसा उन्होंने किया है। तो अगर आईपी एड्रेस इंडिया में लोकेटेड है, बेसिक थीम है कि इन तीन एक्टिविटीज, अगर आईपी एड्रेस इंडिया में लोकेटेड, इंडियन आईपी एड्रेस है, आई होप यू नो दिस कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का। तो आईपी एड्रेस जो है, अगर वो इंडिया का आईपी एड्रेस है, जो वेबसाइट है, जो भी उनका ऑनलाइन सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस अगर इंडिया में लोकेटेड है, तो यू विल से दैट टू दैट एक्सटेंट द इनकम वुड बी अक्रूड इन इंडिया, टू दैट एक्सटेंट द इनकम वुड बी इन इंडिया।
तीन एक्टिविटीज है, इसको नहीं याद रखना। कोई मेरा कहना है कि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो कॉस्टिंग का क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ मच ऑफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये तीन एक्टिविटी भले ही अक्रू इन इंडिया नहीं हो रही है, पर इनकम टैक्स प्रिज्यूम कर रहा है कि दे विल बी अक्रूड। अगर आईपी एड्रेस इंडिया में लोकेटेड है तो इन तीन एक्टिविटीज इनकम टैक्स प्रिज्यूम्स दैट द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। इसको पढ़ना समझना बस यहीं तक है, इस पे और ज्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना है। द गोल्डन रूल एंड्स अप हियर, इन तीन एक्टिविटीज में ऐसा मान लिया जाएगा दैट इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, राइट। प्रोपोर्शनेट करते समय इसको भी इंडियन ऑपरेशंस का हिस्सा माना जाएगा। आई थिंक आई हैव सेड इट इन ऑल डिफरेंट वेज फ्रॉम माय साइड। इसके साथ हो जाता है फाइनली द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कनेक्शन। वी आर थ्रू विद बिजनेस एंड वी आर थ्रू विद सोर्स रूल। वी आर डन विद द सोर्स रूल। सोर्स रूल में अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है और इन अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम में यह पता किया जाएगा कि कब इनकम अक्रूड इन इंडिया। हमने पढ़ लिया पूरी तरह से, डन। इसी के साथ हमारे तीनों रूल्स हो जाते हैं, रेसिडेंस रूल, रिसिट रूल, सोर्स रूल। तीनों में से एक भी रूल पर टैक्सेबल हो गए तो इंडिया में टैक्सेबल हो गए, अपने को पता है। अब होपफुली यू मस्ट हैव गॉट अ क्वेश्चन शीट, right, in the soft copy as well as those who are in the face to face class, you must have got the printed sheet. तो अभी देखो सॉफ्ट कॉपी और प्रिंटेड शीट, वो दोनों से अपन इस चीज को पढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन शीट को आप देखोगे, सुनो बात को, क्वेश्चन शीट में पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड। क्वेश्चन 1 to 11 डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस, उसको करेंगे, पर पहले अपन जा रहे हैं टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अभी इसमें करना क्या है? करना यह है कि आपके सामने दिया हुआ है अलग अलग सिचुएशन, और उस गिवन सिचुएशन में आपको बताना है कि अल्टीमेटली क्या इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, और टैक्सेबल है तो किस रूल पे टैक्सेबल है ये बताना है। तो अभी सबसे पहले अपन 12, 13 और 14 क्वेश्चन करते हैं, अपन साथ में करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हुए करते हैं। 12, 13 और 14 दे डील विथ सैलरी इनकम। सैलरी इनकम का रूल आपको पता होगा, सोर्स रूल। इफ पेड बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया। अदर केसेस it would accrue in India if the services are rendered in India। ये पता है अपने को, सही है। अब उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपना पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन 12 टू क्वेश्चन 42, पूरा चैप्टर अपन रिवाइज करने वाले। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन 12, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, रेसिडेंस रूल पे ये टैक्सेबल है। पर ऐसे ही अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं, कभी रिसिट और सोर्स रूल की बात हो। इनकम इज रिसीव्ड इन वियतनाम, वियतनाम इंडिया में नहीं आता है तो इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, रिसिट रूल पे टैक्स नहीं हो पाया। एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड इन वियतनाम, तो सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये सोर्स रूल पे टैक्सेबल नहीं हो पाया। सोर्स रूल पे टैक्सेबल नहीं है, रिसिट रूल पे टैक्सेबल नहीं है, पर रेसिडेंस रूल पे टैक्सेबल है। अल्टीमेटली टैक्स लगेगा क्या? यस लगेगा। किस रूल पे लगेगा? रेसिडेंस, टैक्सेबल रेसिडेंस। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट। जैसे नॉन रेसिडेंट सुना, एक रूल तो बाहर हो गया, रेसिडेंस रूल, उस पे तो टैक्स नहीं लगेगा। रेसिडेंस रूल पे तो टैक्स नहीं लगेगा, पर अब देखते हैं आगे, हो सकता है किसी और रूल पे टैक्स लग जाए। सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया, किस रूल पे? सोर्स रूल पे। सोर्स,
सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, सोर्स रूल पे टैक्सेबल, एंड इट इज रिसीव्ड इन उज्बेकिस्तान, तो इट इज नॉट टैक्सेबल ऑन रिसिट रूल। रिसिट रूल पे टैक्सेबल नहीं है, कोई बात नहीं, सोर्स रूल पे तो टैक्सेबल है, एंड बिकॉज इट इज टैक्सेबल ऑन सोर्स रूल, अल्टीमेटली सैलरी इज टैक्सेबल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, नॉन रेसिडेंट इनकम बीइंग सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, नॉन रेसिडेंट है तो एक रूल गया, कौन सा रूल गया? रेसिडेंस रूल। रेसिडेंस रूल पे तो टैक्स नहीं हो पाया। अभी सैलरी इज पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखते हैं आगे। सैलरी इज पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्टिंग एज एन एम्बेसी इन बुल्गारिया। बुल्गारिया में सैलरी रिसीव हुई, सैलरी इज रिसीव्ड इन बुल्गारिया, तो रिसिट रूल पे तो टैक्स नहीं हो पाया, रिसिट रूल पे टैक्स नहीं हुआ, रेसिडेंस रूल पे टैक्स नहीं हुआ, और सोर्स रूल में दो रूल्स है, उसमें से एक पे टैक्स नहीं हुआ, सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अभी एक और रूल बचा है, और वो है सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इज ही अ सिटीजन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन सेज he is a citizen of Bulgaria, and therefore because he is not a citizen of India, it is not taxable। ना तो रेसिडेंस रूल पे टैक्स हो पाया, he is a non resident, सिट रूल पे टैक्स हो पाया बिकॉज सैलरी इज रिसीव्ड इन बुल्गारिया, और ना ही सोर्स रूल पे टैक्स हो पाया क्योंकि सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया एंड सिटीजन ऑफ इंडिया को सैलरी मिली बाय गवर्नमेंट, बट सिटीजन ऑफ बुल्गारिया को सैलरी मिली बाय गवर्नमेंट, तो उस रूल पे भी टैक्स नहीं हो पाए। चलो अभी क्वेश्चन 15 ऑनवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दे डील विथ अदर इनकम। अदर इनकम, you know, when other income is accrued in India, other income is accrued in India if the asset, property or source is situated in India. Other income is accrued in India if the asset, property or source is situated in India. तो अभी अपने सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसमें दिया हुआ है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मेरी तरफ से एक बात ऐसा मान लो इस चैप्टर में रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट, एक्सेप्ट एक अलग केस आएगा, वो केस है इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बाकी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मेरी तरफ से इस चैप्टर में तो नॉन रेसिडेंट। वैसे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट होता है, नाम है ना रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वैसे वो रेसिडेंट है, पर स्कोप ऑफ इनकम टैक्स के एंगल से ही इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट वन इनकम, एंड दैट इज इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। उसकी बात अलग से करेंगे। अभी यहां पर लिखा हुआ है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंस रूल तो गया, तो टैक्स नहीं हो पाया, ही इज नॉट अ रेसिडेंट अपने हिसाब से। अब इनकम फ्रॉम लॉटरी फ्रॉम भूटान, तो दिस सोर्स इज भूटान, सोर्स इज आउटसाइड इंडिया, लॉटरी भूटान में हुई, एंड लॉटरी वाज कंडक्टेड इन भूटान, रिसीव्ड इन भूटान। रिसीव्ड शायद लिखा नहीं है, पर मान लेते हैं वही चल रहा है, रिसीव्ड इन भूटान। तो इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? नो, बिकॉज ना तो रिसीव्ड इन इंडिया है, ना अक्रूड इन इंडिया है, ना रेसिडेंस इन इंडिया है, किसी भी रूल पे इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली अपना आंसर है नॉट टैक्सेबल। फिर उसके अलावा क्वेश्चन 16, नॉन रेसिडेंट, जैसे ही बोला नॉन रेसिडेंट एक रूल गया, कौन सा रूल गया? रेसिडेंस रूल पे तो टैक्स नहीं हो पाया। ही इज अ रेसिडेंट ऑफ ओमान, कहीं का भी हो, ओमान का हो या यमन का हो, अपने को क्या करना है, ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्निंग इनकम फ्रॉम अ शॉप रेंट इन इंडिया, द असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, सोर्स रूल पे ये इंडिया में टैक्सेबल है, एंड रिसीव्ड इन ओमान, डजंट मैटर, रिसीव्ड कहीं भी हो, is taxable in India on source rule because the asset, property or the source is India. Income is taxable in India on source rule. फिर क्वेश्चन नंबर 17 से चल रहा है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड का सोर्स रूल आपको याद है, और वो है
dividend income shall be accrued in India if it is paid by Indian company. Indian company ने या तो accrued in India. देख लेते हैं. Income from dividend to a resident of Georgia. So he is not a resident of India. Residence rule पर तो tax नहीं हो पाया. And it is received in Ukraine. तो receipt rule पे tax नहीं हो पाया, but source rule. And source rule कहता है if the dividend is paid by Indian company, it is accrued in India. Here the dividend is paid by Indian company, it is accrued in India. Dividend is taxable on source rule. Source rule. ठीक है. अभी 18th और 19th करो, आप खुद से करो अब. एंड लेट अस मैच इट आउट. राइट, 18th 19th 20 तक कर सकते हो आप. ठीक है, आप करो. देखो आंसर आपके सामने है. सॉल्व इट. इज इट टैक्सेबल, इज इट नॉट टैक्सेबल? 18th 19th 20. फोर पॉइंट ढूंढना चाहिए. इंडिया का कुछ है क्या? अभी है तो टैक्सेबल, नहीं है तो नॉट टैक्सेबल. 18th में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसीव्ड इन इंडिया. बस खत्म हो गई बात. रिसीट रूल पे टैक्सेबल. 19th में ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. 19th में ही इज ROR. टैक्सेबल किस रूल पे? रेसिडेंस रूल पे. 20 में डिविडेंड इज फ्रॉम इंडियन कंपनी. ठीक है, वो वेटिकन सिटी में रेसिडेंट हो, रिसीव्ड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो dividend is from Indian company, it is taxable on source rule. Taxable on source rule. ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन के थोड़े हायर साइड एग्जाम में आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 43 से 43 से जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंसिव है. उसमें बताएंगे आपको कि एक व्यक्ति ने 4 इनकम कमाई है, 6 इनकम कमाई, और फिर आपको बताना है कि उस पर अल्टीमेटली इंडिया में टैक्स लगेगा. You have to calculate his total income. ये 6 इनकम पे टोटल इनकम कितनी बनेगी वो आपको कैलकुलेट करना रहेगा. ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. हाँ जी. 20 वाला, 20 में क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है. डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इन इंडिया, दैट इज इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया. अपन ऐसा मान रहे हैं. ये तो कंपनी इन इंडिया का और कोई मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा. यही मान लेते हैं अभी अपन फिलहाल के लिए. आई कैन नॉट कंटेम्पलेट एनी अदर मीनिंग आउट ऑफ इट. तो अपन मान लेते हैं कि ये कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है या इंडियन कंपनी है. तो इसलिए ये डिविडेंड जो है इट इज टैक्सेबल ऑन सोर्स रूल. Those who are online, have you got this sheet in a soft copy? Because some students are saying they have not got it. Yes, you have got it. Good. So कुछ लोग जिनके पास नहीं है, please check it out why you don't have it. It has been given to almost all the students. अभी क्वेश्चन नंबर 21 से अब आप देखो. क्वेश्चन नंबर 21 onwards, the nature of income is capital gains. कैपिटल गेन्स का सोर्स रूल आपको पता है. कैपिटल गेन का सोर्स रूल होता है कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया. रूल 1, इफ द कैपिटल असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया. रूल 2, if you transfer shares of a foreign company which derive their value from Indian company, then capital gain is accrued in India. कैपिटल गेन के ये 2 रूल हैं, अपने को पता है. अभी सॉल्व करो 21 से 24. 21 से 24 करो, आंसर देख लो. मैं डिस्कस कर लेता हूं. अपने को तो हाईलाइट ढूंढना है उसमें से. एग्रीकल्चर वाले मत करो, धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि मेरे को कुछ डिस्कशन करना है. राइट, व्हाई आई एम टेकिंग स्टेप वाइज, हेड वाइज, क्योंकि कई पॉइंट्स में मेरी तरफ से डिस्कशन पेंडिंग है. भले ही मैंने चैप्टर पढ़ा दिया पर कुछ पॉइंट्स बचे जिस पे डिस्कशन पेंडिंग है, इसलिए मैं स्टेप वाइज चल रहा हूं. 21 से 24 कर लो.
हो गया? चलो अभी समझाता हूं मैं। 21 में जो इनकम है ना तो रिसीव्ड इन इंडिया है ना अक्रूड इन इंडिया है, और ये जिसको मिला है वो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, किसी भी रूल पे फिट नहीं हुआ, नॉट टैक्सेबल। 22 में asset is situated in India. The moment you say asset is situated in India, income is taxable on source rule. खत्म। 23 में ये वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन वाला केस है। मॉरिशस की कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए, बट मॉरिशस की कंपनी अपनी वैल्यू डेराइव करती है फ्रॉम द इंडियन बिजनेस। दैट इज द क्वेश्चन। मॉरिशस की कंपनी अपनी वैल्यू डेराइव करती है फ्रॉम द इंडियन बिजनेस, सो देयरफॉर कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया। ऑल्दो आपने फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचे, बट स्टिल कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया। 23 इसको पढ़ दूं एक बार, मैं पढ़ दूं एक बार, वही पढ़ देता हूं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ मॉरिशस बेस्ड कंपनी। तो आपने जो बेचा है वो फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, विच डेराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और कानून भी क्या कहता है कि अगर आप फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचते हो विच डेराइव देयर वैल्यू फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ऐसा मान लिया जाएगा दैट द कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, ऐसा मान लिया जाए। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में आएगा, कैपिटल गेन में देखो ध्यान से उसका रूल 2, कैपिटल गेन रूल 2, ये देखो कैपिटल गेन रूल 1, कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया इफ द कैपिटल असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया। रूल 2 पढ़ो, शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी which derive their value from shares of Indian। तो दिस क्राइटेरिया रूल 2, जिसको हम लोग कहते हैं आईडीटी, इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन, उसके हिसाब से ये इंडिया में टैक्सेबल है। ठीक है, उसके अलावा 24 कैपिटल गेन फ्रॉम असेट सिचुएटेड इन फ्रांस। असेट इज सिचुएटेड इन फ्रांस, आरएनओआर है और रिसीव्ड इन फ्रांस है, नॉट टैक्सेबल, इंडिया के स्कोप में नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स, इट डील्स विथ एग्रीकल्चर इनकम। मैंने देखो अभी तक आपको एग्रीकल्चर इनकम संबंधित कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं सिस्टमैटिक चल रहा हूं। आप सोचोगे सारे क्वेश्चन कर लें एक साथ, तो कई चीजें आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। दे हैव टू बी टोल्ड टू यू, दे हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू यू। तो इसका बारे में बात समझो। हमको पहले से पता है, बचपन से पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता, किसानों पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। पर उसमें अब थोड़ा सा प्रिसीशन में बता। हालांकि अगला जो चैप्टर है एग्जम्प्ट इनकम, उसमें काफी डिटेल में एग्रीकल्चर इनकम का डिस्कशन है। मैं कहता हूं कि उसका एक चैप्टर है अलग से एग्रीकल्चर इनकम का, इन दी चैप्टर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम, अलग से उसका एक लंबा चौड़ा डिस्कशन। पर मैं आपको थोड़ा सा एक क्लू दे रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे अनलेस यू स्टडी दैट कंसेप्ट। एग्रीकल्चर इनकम is exempt if the agriculture is done in India. Agriculture income in India is exempt. ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। खेती तभी खेती है जब इंडिया में हो, विदेशों में जो होती है वो खेती नहीं है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट ओनली इफ द एग्रीकल्चर इज डन इंडिया। तो जैसे ही आप सुनो कभी भी एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, इट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इंडिया, क्योंकि एग्रीकल्चर इज इन इंडिया बट इट इज एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है, अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो ये टैक्सेबल है, पर तब टैक्सेबल है जब इंडिया के स्कोप में आती है। इफ इट इज अर्न्ड बाय आरओआर
तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। इंडिया का स्कोप तो पढ़ रहे हैं ना अपन। एंड इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया तो भी टैक्सेबल हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो जाए। रिसिट रूल या रेसिडेंस रूल पे टैक्स हो सकती है, सोर्स रूल पे टैक्सेबल तो होगी ही नहीं क्योंकि इंडिया के बाहर है। सोर्स रूल से तो वैसे ही बाहर हो गए आप, बिकॉज द एग्रीकल्चर इज डन आउटसाइड इंडिया। तो एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित प्रिंसिपल ये है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है, खेती इंडिया में की तो एग्जम्प्ट, खेती इंडिया के बाहर की तो टैक्सेबल है। टैक्सेबल तभी है जब वो इंडिया के स्कोप में आती है। इंडिया का स्कोप आपको पता है, इसमें अगर आती है तो टैक्सेबल है। दैट इज हाउ यू हैव टू एड्रेस इट आउट। बाहर जाके खेती करेगा क्यों? मजा आ रहा है उसको, उसको बहुत मजा आ रहा है बाहर जाके खेती करने का, उसने कर लिया। अब कर लिया तो क्या होगा, अपना सब्जेक्ट वहां से चालू होता है। करेगा क्यों वो उसका टेंशन है, ठीक है। कर लिया तो क्या होगा, वो अपना टेंशन है, ठीक है, इनकम टैक्स का। तो अभी क्वेश्चन नंबर 25 से चालू करते हैं, इसको मैं एड्रेस कर देता हूं। लेट अस डू इट टुगेदर। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, फुल स्टॉप। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, इट इज टैक्सेबल, बट इट इज टैक्सेबल बट एग्जाम। इंडिया के स्कोप में तो आ रहा है ना, तो टैक्सेबल मतलब इट इज फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ इंडिया, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया में है, आरओआर है और रिसीव्ड इन इंडिया है, सब लिखा है उन्होंने, तो इंडिया के स्कोप में तो आ रहा है। इसलिए मैंने एक बार तो बोल दिया टैक्सेबल। पर एग्जम्प्ट इनकम के चैप्टर में जाके आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जम्प्ट, अल्टीमेटली नहीं लगेगा टैक्स, क्योंकि इट इज फॉलिंग इन स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगने की 6 कंडीशन होती है, आपको याद होगा। इनकम शुड, सो व्हाट आई एम पुटिंग अप इज, देखो टैक्सेबल लिखा मैंने और फिर कह दिया एग्जम्प्ट है। इंडिया के स्कोप में तो आ रहा है ना, तो 6 में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दैट इट इज फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। तो वन टाइम आई हैव सेड इट इज टैक्सेबल, जस्ट टू पुट अप की स्कोप में आ रहा है। आपको नहीं जम रहा तो आप सीधे लिख दो एग्जम्प्ट, आपकी इच्छा, ठीक है। वो आपको जैसा ठीक लगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम्युनिकेट कि अल्टीमेटली क्या होगा, तो स्टेप वाइज मैंने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 26, agriculture income in Pakistan received in Pakistan, but he is a ROR. ROR global income is taxable. तो इंडिया के बाहर अभी इनकम कमाई, पाकिस्तान में कमाई, टैक्सेबल। पर ये तो एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं अगर वो इंडिया के बाहर है। तो क्योंकि ये इंडिया के बाहर है इसलिए ये टैक्सेबल है रेसिडेंस रूल, taxable on residence rule. Question 27, agriculture income of a non-resident received in Nepal, but agriculture is done in India. Agriculture in India, taxable on source rule, but exempt because agriculture is in India. तो टैक्सेबल तो है, एक बार अपन कह लें सोर्स रूल पे, इंडिया के स्कोप में तो आता है, बट अल्टीमेटली टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया। 28, एग्रीकल्चर इनकम इन कंबोडिया टू अ रेसिडेंट ऑफ कंबोडिया रिसीव्ड इन कंबोडिया। अभी इंडिया को क्या लेना देना, कंबोडिया में कोई खेती कर रहा है तो हाउ इंडिया इज कंसर्न विथ इट, नॉट टैक्सेबल। It is not taxable in India. It does not fall in the scope of income tax. Therefore, it is not taxable. अब अगला हेड ऑफ इनकम आता है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस।
उसका रूल आपको पता है, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज is accrued in India if it is paid by government. Paid by government always accrued in India. Other cases पे हमें ये देखना पड़ेगा whether that is used in India. If it is used in India, it is accrued in India. If it is used outside India, it is not accrued in India. और फिर वो भी अपन ने पढ़ा था ना कि income would accrue in India whether or not the services are rendered in India. रेंडर कहां पर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यूज कहां पर हो रहा है। अभी क्वेश्चन को करो, देखो क्वेश्चन 29 से 33 तक, 29 से 33 तक। एग्जाम्पल नंबर 29, आई होप यू हैव डन इट। ठीक है, 29 ROR खत्म, क्वेश्चन आगे क्यों पढ़ रहे हो? ROR टैक्सेबल किस रूल पे? रेसिडेंस रूल पे। पर ठीक है, पढ़ लिया तो मैं भी पढ़ देता हूं। रॉयल्टी फ्रॉम अ जर्मनी बेस्ड कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, रिसिट रूल पे टैक्स नहीं हो पाया। द जर्मन कंपनी विल यूज द ब्रांड नेम इन जर्मनी, तो रिसीव्ड रूल पे भी टैक्स नहीं हो पाया, सोर्स रूल पे भी टैक्स नहीं हो पाया, बिकॉज दे विल यूज इट आउटसाइड इंडिया। तो रिसिट रूल, सोर्स रूल पे तो टैक्स नहीं हो पाया। अब एक रूल बचता है रेसिडेंस रूल, उस पे टैक्स हो गया। अल्टीमेटली तीनों में से कोई भी एक रूल पे टैक्स हो गया, इज टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल ऑन रेसिडेंस रूल। क्वेश्चन नंबर 30, RNOR, इट इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट। अभी तक तो अपन ने ऐसे ही मान लिया, तो RNOR मतलब रेसिडेंस रूल से तो बाहर हो गया। अब रॉयल्टी फ्रॉम जापानीज कंपनी विल यूज द ब्रांड नेम आउटसाइड इंडिया, तो सिंस दे विल यूज इट आउटसाइड इंडिया, सोर्स रूल पे भी बाहर हो गया। सोर्स रूल पे नॉट टैक्सेबल, रेसिडेंस रूल पे नॉट टैक्सेबल, बट द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो रिसिट रूल पे ये टैक्सेबल हो गया। अल्टीमेटली टैक्सेबल है। RNOR तो टैक्सेबल होते हैं ना बहुत से केस में। वो अपन ने अभी जब मैंने एग्जांपल किया तो मैंने कहा कि RNOR के केस में अभी इस चैप्टर के लिए स्कोप ऑफ इनकम टैक्स के लिए आप मान लो ही इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट वन इनकम।
और वो वन इनकम के एग्जाम्पल बचे, इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, उसके एग्जाम्पल कराऊंगा, तब आपको क्लियर होगा कि आरएनओआर पढ़ा ही क्यों। जब आप कह रहे हो कि इट इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट, तो पढ़ाया ही क्यों फिर? मैं बताऊंगा क्यों पढ़ाया। इट इज ओनली वन इनकम जहां पे डिफरेंस है बिटवीन आरएनओआर एंड आरओआर। यहां पर तो इट इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट ना अभी। क्वेश्चन 31, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज paid by government always accrued in India. They will use it in India, they may use it outside India. Paid by government is always accrued in India, taxable on source rule. Question 32, fees for technical services received in India, रिसिट रूल पे टैक्सेबल, बाकी पे ध्यान ही नहीं देना है। अभी फिजी के रेसिडेंट से मिला, न्यूजीलैंड के रेसिडेंट का कुछ लिखा है, वो सब कोई मतलब नहीं है। एंड दे विल यूज इट इन इंडिया, ये भी हो गया यूज इन इंडिया, तो सोर्स रूल पे भी टैक्सेबल। तो अभी टैक्सेबल है, आप कह लो सोर्स रूल पे टैक्सेबल है, आप कह लो रिसिट रूल पे टैक्सेबल है। दो बार थोड़ी टैक्स लगेगा, टैक्स तो एक ही बार लगेगा, किसी भी रूल पे लगा लो आप, टैक्सेबल। 33, fees for technical services in received in Honolulu from a resident of Honolulu. The recipient is a resident of Honolulu. Amount is received in Honolulu. Knowledge is rendered in Honolulu, but the amount is used in Jhumri Talaiya, India. अभी देखो थोड़ा थोड़ा अपने को क्या है कि वर्ल्ड मैप की भी ऐसी स्टडी करते रहना चाहिए। So if you will sometimes try to identify the countries which are given up here, तो आप पूरी दुनिया एक बार घूम ही लोगे कम से कम। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे देश इसलिए कवर करूं। आई होप यू नो डीप इन द पैसिफिक देयर इज हवाई आइलैंड्स, which is actually a US territory. It is under the colony of the US. But yes, Honolulu करके वहाँ पे एक जगह है हवाई आइलैंड्स में, तो उसकी बात है ये। अभी क्या हुआ कि इसमें जो है यूज्ड इन इंडिया है, झुमरी तलैया में यूज्ड है, तो बिकॉज इट इज यूज्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल ऑन सोर्स रूल। अपने को यूज देखना है, बाकी कहानी फालतू है। रेंडर कहां पर हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, वेदर और नॉट रेंडर्ड इन इंडिया। वैसे स्कूल में ज्योग्राफी अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है, सबका फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। कमाल का सब्जेक्ट था, क्योंकि जब वो मतलब मेरे साथ तो ये होता था कि जब वो चालू होता था तो क्या कमाल की नींद आती थी। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विथ यू, तो शायद ठीक है इसीलिए फेवरेट था कि आराम से सो सकते हो। तो टैक्स में भी ज्योग्राफी इन्वॉल्व हो गया अभी। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दी राइट कंट्रीज दैट वे। हाँ मैं पॉज कर दूं ना, दूसरी बातें करूं तो आपका कहना है कि सच ए गुड बॉय ही सेइंग कि जब आप दूसरी बात करो तो टाइमर पॉज कर दिया करो। ठीक है, यही है वो, ये हैं जो कह रहे। चलो अभी आगे। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, 34 ऑनवर्ड्स जो इनकम है वो बिजनेस इनकम। 34, 35, 36, ये तीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिजनेस इनकम से संबंधित हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है 37, 38, 39 एंड इवन 40, ये क्वेश्चंस भी बिजनेस से संबंधित है। पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े अलग डायमेंशन में। बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू एड्रेस अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू यू। उसको समझो, वो समझने के बाद ही ये क्वेश्चंस कर पाओगे। बिजनेस इनकम इन इंडिया, focus on this, and that will explain the difference between RNOR and NR, between ROR and RNOR। पेज नंबर 15 पे जो आपका स्कोप ऑफ इनकम टैक्स का चार्ट है, वो चार्ट का कंसेप्ट आपको इससे समझ आएगा। एंड
बड़ा क्वेश्चन ये कि वो पढ़ा ही क्यों RNOR, तो ये अब समझ आएगा। मैंने कहा RNOR फॉर स्कोप ऑफ इनकम टैक्स इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट वन इनकम, और उस वन इनकम की अब मैं बात करना, समझो। बिजनेस इनकम इन इंडिया is accrued in India if you have a business connection in India. You know what is a business connection? Branch, office, factory, godown, warehouse in India is a business connection. और इंडिया में 3 प्रकार के एजेंट होना भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, आपको पता है वो चीज। अब ये एक चीज, और ये हम बात कर रहे हैं यहां पर सोर्स रूल, ये सारी कहानी है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं दूसरी अलग बात, और वो है बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया। बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया, दोनों अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बातें। सबसे पहले ये देखो कि बिजनेस इंडिया में किया या इंडिया के बाहर किया। अगर बिजनेस इंडिया में किया तो आप बात कर रहे हो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया की, सोर्स रूल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पेज नंबर 15 ऑफ अवर नोट, बिजनेस आउटसाइड इंडिया। If the business is outside India, then if the business is controlled from India, it is taxable to RNOR. If the business is controlled from India, then it is taxable to RNOR. ठीक है? भी कई लोग सोच रहे हमको समझ नहीं आया, मैंने बताया ही कहां पूरा, तो इसलिए नहीं समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, पूरा बता लेने दो फिर राइट समझना। बिजनेस इनकम इन इंडिया, business income in India is taxable in India on source rule if you have a business connection in India. Business income outside India, तो देखो 3 तरह के टैक्स पेयर हैं अपने, एक है ROR, एक है NR, ये दो एक्सट्रीम। अगर बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया है, ROR है तो दिमागी मत लगाना, टैक्सेबल है क्योंकि रेसिडेंट है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। ये बिजनेस कहां से कंट्रोल होता है, दिमाग नहीं लगाना है। द मोमेंट यू से बिजनेस इन इंडिया है, बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, ROR बोला ना, कहानी खत्म हो गई, टैक्सेबल। तो ROR है, यू नो द आंसर, इट इज टैक्सेबल। Even if the business is outside India, even if it is controlled from India or outside India, doesn't matter, it is taxable. Business income outside India बोला, भूल जाओ। नॉन रेसिडेंट बोला, खत्म हो गई कहानी। इनकम आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीट रूल पे टैक्सेबल नहीं है, सोर्स रूल पे टैक्सेबल नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट का चैप्टर खत्म। नॉन रेसिडेंट के लिए इनकम आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। ऑफ कोर्स इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया कहानी अलग है, वो हमको पता है। तो नॉन रेसिडेंट के लिए इनकम आउटसाइड इंडिया का रूल सिंपल, ROR के लिए इनकम आउटसाइड इंडिया का रूल सिंपल है। ROR है एक एक्सट्रीम है टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट है एक एक्सट्रीम नॉट टैक्सेबल। अब जो पूरा डिस्प्यूट आता है वो आता है RNOR कैटेगरी। लॉ मेकर्स शायद दो ही कैटेगरी बनाते, एक कैटेगरी होती ROR, दूसरी कैटेगरी होती नॉन रेसिडेंट। पर लॉ मेकर्स ने एक तीसरी नई कैटेगरी बनाई, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और उनके दिमाग में था कि इस पर रेसिडेंस रूल को एक्सटेंड करना, रेसिडेंस रूल को इस पर भी लगाना है टू सम एक्सटेंट। वैसे तो RNOR इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट, यही कह रहा हूं मैं, पर इस पर भी थोड़ा सा रेसिडेंस रूल लगाया सरकार ने। उन्होंने कहा कि अगर इनकम आउटसाइड इंडिया होती बट दैट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो RNOR को टैक्सेबल। किस रूल पर? रेसिडेंस रूल। द रूल इज रेसिडेंस रूल। क्वेश्चन में हमेशा आप ये ढूंढना, सबसे पहले देखना ये बिजनेस इनकम इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया, ये देखना।
अगर ये बिजनेस इनकम इन इंडिया है तो आपको क्वेश्चन में ढूंढना चाहिए whether there is a business connection in it. You have to search for the word connection. A branch, office, factory, go down, the business connection. क्वेश्चन का सबसे पहला स्टार्टिंग कीवर्ड जहां से क्वेश्चन का फ्रेमिंग होगी, अपने दिमाग में क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, उसका कीवर्ड है कि ये इनकम इन इंडिया है. इन इंडिया बोला मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कनेक्शन है क्या इंडिया में, इंडिया में ब्रांच है क्या, ऑफिस है क्या, फैक्ट्री है क्या, है तो अक्रूड इन इंडिया, सोर्स रूल. अगर क्वेश्चन में बोला इनकम आउटसाइड इंडिया तो अपने दिमाग में फ्रेमिंग आनी चाहिए कंट्रोल वर्ड. बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया बोला, आउटसाइड बोला तो अपना माइंड शुड वर्क ऑन द कीवर्ड कंट्रोल. कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो RNOR को टैक्सेबल, बाकी में टेंशन नहीं है इनकम आउटसाइड इंडिया में. ठीक है, अब ROR है तो इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल, NR है इनकम आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल. सारा झगड़ा आएगा RNOR में. RNOR के केस में अगर बोला इनकम आउटसाइड इंडिया, सर्च फॉर द कीवर्ड कंट्रोल. इफ द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. किस रूल पर? रेसिडेंस रूल. दैट इज इट. क्वेश्चंस करते हैं अपन साथ में, देखो समझो उसको. अभी है अपने पास 2 मिनट है, टाइमर तो 13 मिनट का बचा है. कैसे हो गया? आई डोंट नो, कुछ मिसमैच हो गया शायद, ऐसा हो गया था क्या? चलो कोई बात नहीं, अपन 3 मिनट तो पढ़ लेते हैं, 3 मिनट में हो जाएगा अपना 3 मिनट. क्वेश्चन नंबर 34, क्विकली गो टू क्वेश्चन नंबर 34. नॉन रेसिडेंट इनकम इन इंडिया. सी द कीवर्ड इनकम इन इंडिया, आई हैव हाईलाइटेड इट. इनकम इन इंडिया है तो क्या देखना चाहिए, कंट्रोल या कनेक्शन? बिजनेस कनेक्शन. क्या इंडिया में ब्रांच है? बोला है ब्रांच है. तो यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. सिंस यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया. किस रूल पे? सोर्स रूल पे. सेकेंड एग्जाम्पल, RNOR. रेसिडेंस रूल नहीं लग रहा इस पे अभी. इनकम इन इंडिया, इन इंडिया बोला, इनकम इन इंडिया, क्या देखना है, कनेक्शन या कंट्रोल? कनेक्शन. डू यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया? You have a sole selling agent in India. Having a sole selling agent in India, is it a business connection in India? Business connection in India includes sole selling agent. So you have a business connection in India. It is taxable in India. किस रूल पे? सोर्स रूल. ठीक है ना? अभी ऐसे चलना है अपने को. फिर ROR बोला, अभी दिमाग ही मत लगाओ. टैक्सेबल किस रूल पे? रेसिडेंस रूल पे. अब उन्होंने हालांकि आगे जो बोला है उसको पढ़ो. इनकम इन इंडिया, इन इंडिया, कनेक्शन देखना चाहिए अपने को. इनकम इन इंडिया फ्रॉम अ जनरल कमीशन एजेंट इन इंडिया. हैविंग अ जनरल कमीशन एजेंट इन इंडिया इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. सोर्स रूल पे टैक्सेबल नहीं है. हालांकि टैक्सेबल तो है रेसिडेंस रूल पे. चिंता टैक्सेबिलिटी की नहीं है, चिंता अपन ओवरऑल देख रहे हैं कि हाँ सोर्स रूल की कहानी क्या है. तो हैविंग अ जनरल कमीशन एजेंट इन इंडिया इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. टैक्सेबल है ऑन रेसिडेंस रूल. सोर्स रूल नहीं लिखा यहां मैंने, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सोर्स रूल पर टैक्सेबल नहीं है. यू जस्ट हैव अ जनरल कमीशन एजेंट इन इंडिया. 37, नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट इनकम फ्रॉम अ ब्रांच इन लंडन, इनकम आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट. कहानी खत्म हो गई मेरे ख्याल से. नॉट टैक्सेबल. ये जरूर देख लेना कि रिसीव्ड इन इंडिया तो नहीं है. अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो टैक्सेबल है. नहीं है, रिसीव्ड इन लंडन लिखा है तो रिसिट रूल पे टैक्स नहीं हुआ. सोर्स रूल लगेगा ही नहीं क्योंकि इनकम आउटसाइड इंडिया है. सोर्स रूल लगेगा ही नहीं क्योंकि इनकम आउटसाइड इंडिया है. और रेसिडेंस रूल नॉन रेसिडेंट पे लगता ही नहीं है. कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है या नहीं इज इररेलेवेंट इन द केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट. उसको काट दिया है मैंने बिकॉज इट इज इररेलेवेंट. आपको नहीं काटना है.
बिजनेस आउटसाइड इंडिया है ना, लंदन में है, तो इंडिया में है ही नहीं, तो सोर्स कंट्रोल, इनकम आउटसाइड इंडिया है, तो कंट्रोल देखोगे कि कनेक्शन देखोगे? कनेक्शन देखोगे। सॉरी, आई एम सॉरी, इनकम आउटसाइड इंडिया है तो कंट्रोल देखोगे कि कनेक्शन देखोगे? कंट्रोल देखोगे। किसके केस में? RNOR के केस। दिस इज अ केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। क्वेश्चन 38, RNOR income from a branch in Tokyo. Now very important, this question is about RNOR. This is the key point जिसके लिए वो RNOR पूरा पड़ा। RNOR income outside India, कंट्रोल देखोगे या कनेक्शन? कंट्रोल। हमें ढूंढना चाहिए, इज दिस बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया? यस, दिस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। Because it is controlled from India, it is taxable on residence rule. इस पॉइंट के लिए RNOR का कंसेप्ट है, सिर्फ ये पॉइंट के लिए। इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, RNOR को टैक्सेबल। यही अगर नॉन रेसिडेंट होता तो मैं कह देता नॉट टैक्सेबल। ठीक है। 39, ROR ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। हालांकि देख लो यहां पर इनकम आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है, तो भी टैक्सेबल, क्योंकि ROR है। ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ROR है ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, तो टैक्सेबल है रेसिडेंस रूल पे। एक आखिरी क्वेश्चन बस, 40, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, तो रेसिडेंस रूल गया। जनरल कमीशन एजेंट इन इंडिया, जनरल कमीशन एजेंट इन इंडिया होना क्या बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है? नहीं। तो सोर्स रूल गया, सोर्स रूल पे टैक्स नहीं हुआ, रेसिडेंस रूल पे टैक्स नहीं हुआ। एजेंट रिसीव्ड द मनी इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, फर्स्ट रिसिट इंपॉर्टेंट है। एजेंट को पैसा इंडिया में मिला और एजेंट ने उसको प्रिंसिपल को बाहर दिया, अल्टीमेटली प्रिंसिपल को पैसा बाहर मिला। आपने कभी एजेंसी का रूल पढ़ा हो, एजेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल, तो एजेंट को मिला इज एज गुड एज प्रिंसिपल को मिला, तो इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ चीज, वो ये है कि एजेंट को मिला, बाद में उसने प्रिंसिपल को दिया। हमको तो फर्स्ट रिसिट देखनी है, फर्स्ट रिसिट एजेंट को हुई एंड एजेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल, सो इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट रूल। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे, अगली बार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।